Hello everyone, welcome back, and this is the second part for atomic structure जहाँ पे we'll discuss a very important topic which is called the photoelectric effect. So this was an experiment performed by Einstein himself, as a result of which he disproved Maxwell's theory of electromagnetic waves. Now in the last video I talked about the theories of electromagnetic waves, assumptions that we call for Maxwell's theory. तो उसने दो चीज़ें कही थी कि एक कि जो एनर्जी है दैट डज नॉट रिलेट टू फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इट ओनली रिलेट्स टू एम्पलीट्यूड. जो हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन का सिमुलेशन देखा, उसको समझा, एंड देन वी डिस्प्रूव दैट कि हमें पता लगा कि वेवलेंथ इज़ ऑल्सो इफेक्टेड बाय एनर्जी एंड वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इंटर रिलेटेड. सो इन टर्न फ्रीक्वेंसी इज़ ऑल्सो इफेक्टेड बाय एनर्जी, या फिर एनर्जी इज़ इफेक्टेड बाय फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. दिस वॉज प्रूव्ड. And the second thing which this Maxwell said was that ki, any accelerating charged particle continuously radiates energy, which is not true, and which is also very important and interesting concept, because this will lead us to an introduction of what photons are, what quantum particles are, what quantization is. So this is the beginning for the quantum world. So we have this topic called photoelectric effect. तो इसके अंदर क्या होता है, फोटो मीन्स लाइट एंड इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी और रिलेट्स टू करंट. तो इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली वी आर क्रिएटिंग करंट यूजिंग लाइट. लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. उससे हम करंट क्रिएट करेंगे. कैसे? जो आइंस्टाइन है, ही टेक्स अ ट्यूब, ठीक है. ट्यूब के एक साइड पे देर इज़ अ कैथोड ऑब्वियसली एंड देर इज़ एन एनोड. देन at one of the electrodes, either one, anode लो या cathode लो, किसी पे भी, he strikes a light. Now because light is a form of energy, it has the ability to create a change, right? Because अगर तुम किसी चीज़ पे energy किसी let's say किसी चीज़ को push करते हो, you are applying energy on it, तो उसमें कुछ movement होती है. तो similar way light is also an energy जिसको जब हमने किसी electrode पे strike करवाया, उस इलेक्ट्रोड पे जो एटम्स थे, उन एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, दे गेट रिमूव्ड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स. ठीक है. बेसिकली समझो कि एक एटम है, उस पर लाइट फेंकी, तो लाइट की एक एनर्जी है जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है उस एटम के, वो बाहर निकल गए शेल से. ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. And what is current? Current is just the reason for current is the movement of electrons, right? So because electron move करने लग गए, current आने लग गया. ठीक है. तो that is what happens in this photoelectric effect. I also have a diagram with me which I'll show. Like for example, look at this. So Einstein takes this monochromatic light source. Monochromatic means only single color. Why? We'll see now. उसने लाइट फेंकी एक इलेक्ट्रोड पे, कैथोड पे फेंकी उसने. उस पे जो एटम्स थे उसके इलेक्ट्रॉन्स निकले एंड वो एनोड की तरफ गए, बिकॉज एनोड विल अट्रैक्ट देम, जिसकी वजह से देयर इज़ करंट इन द होल सर्किट. इट इज़ लाइक दिस. लेट अस से दिस इज़ द इलेक्ट्रोड. इस पर लाइट आई, जो इलेक्ट्रॉन था वो बाहर निकला. दिस इज़ कॉल्ड फोटो एमिशन. ओके. फोटो एमिशन इज़ द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू फोटो. फोटो मीन्स लाइट, ड्यू टू लाइट. Now coming back to disproving what Maxwell said. Maxwell ने कहा सबसे पहले उसी चीज़ पे करते हैं कि Maxwell ने कहा कि एनर्जी इज़ नॉट रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ. सो व्हाट आइंस्टाइन डिड वाज कि उसने जो लाइट वो स्ट्राइक करा रहा है उन इलेक्ट्रॉन्स पे, उसको चेंज करके देखा. लाइक फॉर एग्जांपल पहले उसने रेड डाली, फिर ब्लू डाली, ग्रीन डाली, लाइक विबग्योर के सारे कलर्स डाले, अल्ट्रा वायलेट डाली, सारे टाइप की लाइट्स उसने डाली, एंड देखा कि इलेक्ट्रॉन्स के निकलने में क्या फ़र्क आ रहा है, विच मीन्स करंट में क्या फ़र्क आ रहा है. तो वी विल डू ए कंपैरेटिव एनालिसिस कि मैक्सवेल के हिसाब से इसमें क्या होना चाहिए था और एक्चुअल में क्या हो रहा है. तो सबसे पहले आइंस्टाइन ने ली एक लो फ्रीक्वेंसी. लो फ्रीक्वेंसी मीन्स हाई वेवलेंथ. हाई वेवलेंथ इज लास्ट के कलर्स. लेट्स से रेड कलर इज द ऑफ द हाईएस्ट वेवलेंथ एंड द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी. उसने रेड कलर लिया. तो बिकॉज उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करना चाहिए करंट, मैक्सवेल के हिसाब से. येस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. मैक्सवेल के हिसाब से
कौन से कलर की लाइट ले रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज मैक्सवेल के हिसाब से जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, वो ब्राइटनेस पे डिपेंड करती है, वो फ्रीक्वेंसी पे नहीं डिपेंड करती या वेवलेंथ पे नहीं डिपेंड करती, एनर्जी सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। तो मैक्सवेल के हिसाब से इस पूरे सेटअप पे, जो भी ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हमारा सेटअप है, उस पर कौन सी कलर की लाइट ले रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, कितने ब्राइटनेस की ले रहे हो उससे फ़र्क पड़ना चाहिए। तो आइंस्टाइन ने क्या किया, पहले एक लो फ्रीक्वेंसी की ली, मतलब लेट्स से रेड कलर ली, एंड उसकी इंटेंसिटी भी बहुत लो ली। तो अब मैक्सवेल के हिसाब से, बिकॉज रेड कलर है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट इंटेंसिटी लो है उससे फ़र्क पड़ता है। एंड बिकॉज मैक्सवेल के हिसाब से इंटेंसिटी जब लो होती है, एनर्जी लो होती है, अगर एनर्जी लो है तो कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो फिर जो करंट है वो कम होगा, करंट कम होगा या फिर नहीं ही होगा, बिकॉज अगर इतनी लो इंटेंसिटी ले ली। तो मैक्सवेल के हिसाब से फ़ोटो इमिशन होना ही नहीं चाहिए। एंड आइंस्टाइन क्या ऑब्जर्व करता है कि हाँ फ़ोटो इमिशन नहीं हो रहा। फिर क्या करता है आइंस्टाइन, उसने एक लो फ्रीक्वेंसी की लाइट ली, जैसे रेड कलर की ही लाइट दोबारा ली, पर उसकी इंटेंसिटी हाई कर दी। अब मैक्सवेल के हिसाब से बिकॉज इंटेंसिटी एनर्जी को अफेक्ट करती है, तो एनर्जी क्योंकि बढ़ा दी हमने, इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो फोटो एमिशन तो होना चाहिए। पर आइंस्टाइन यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन ऑब्जर्व करते हैं, वो देखते हैं कि एक्चुअली इस केस में भी जो फोटो एमिशन है वो नहीं हो रहा। मतलब कि एनर्जी अगर इंटेंसिटी से रिलेटेड है तो इंटेंसिटी बढ़ाने या घटाने से तो फोटो एमिशन को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, पर हमने जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रखी हुई है क्योंकि हम सिर्फ रेड कलर की लाइट ही ले रहे हैं। फिर उसने क्या करा, फिर उसने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया। फ्रीक्वेंसी बढ़ाना मतलब वेवलेंथ घटाना, मतलब लेट्स से ब्लू कलर की लाइट ले ली या ग्रीन कलर की लाइट ले ली, विच इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द अल्ट्रा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उसने ली एक हाई फ्रीक्वेंसी की वेव ली, कलर की लाइट ली, एंड उसकी इंटेंसिटी बहुत लो रखी। तो मैक्सवेल के हिसाब से क्या होना चाहिए था, क्योंकि इंटेंसिटी लो है तो फोटो एमिशन नहीं होना चाहिए था, बट आइंस्टाइन ने देखा कि हाँ हो रहा है। फिर से हमें पता लगा कि फ्रीक्वेंसी पे शायद डिपेंड कर रहा है, पर एनर्जी पे तो इंटेंसिटी पे तो डिपेंड नहीं कर रहा। फिर उसने क्या करा, एक हाई फ्रीक्वेंसी की ली और हाई ही इंटेंसिटी ली। इसमें मैक्सवेल कहता है बिकॉज इंटेंसिटी हाई है तो हो जाना चाहिए फोटो एमिशन, एंड आइंस्टाइन देखता है कि हाँ इसमें भी हो रहा है। बट आइंस्टाइन को दो केसेस में कंट्रोडिक्शन दिखी, एक जिसमें वो हाई इंटेंसिटी बट लो फ्रीक्वेंसी ले लेता है, और एक जिसमें वो लो इंटेंसिटी बट हाई फ्रीक्वेंसी ले लेता है। तो उसको पता लगा कि इंटेंसिटी पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है, मैंने लो फ्रीक्वेंसी ली तो कम निकली, अगर हाई फ्रीक्वेंसी ले रहा हूँ तो ज़्यादा निकल रही है, और इंटेंसिटी से उस पर ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो इससे एक रिलेशन आया कि मे बी एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। उसके बाद दीज टू, आई जस्ट रीड आउट दिस लाइन, दीज टू केसेस शो दैट इंटेंसिटी इज नॉट प्लेइंग अ मेन रोल। Intensity might be playing a role, but it's not playing the main role in photo emission, but frequency is playing a main role. Ab we come to the little complex part of this chapter where we start reading about threshold energy. Threshold energy का symbol होता है phi या फिर E naught. Threshold energy is also called as work function or work potential. It is the minimum energy required to exhibit photo emission. It depends on the metal, right? It depends on the electropositivity of the metal. Electropositivity is कितनी easily वो electron lose कर सकता है, and it is defined for the surface. Why? What does this mean? समझो कोई मेटल है, उसमें से हमने लाइट स्ट्राइक करके इलेक्ट्रॉन्स निकलवाने हैं, तो कितनी मिनिमम एनर्जी लगेगी उसके इलेक्ट्रॉन्स निकलवाने के लिए, उसको बोलते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी। मिनिमम वर्ड क्यों यूज़ किया, बिकॉज एक मेटल है, सिर्फ सरफेस नहीं है ना उसका, उस मेटल के नीचे पेनिट्रेट करेंगे अगर तो और एटम्स भी हैं, तो एक पूरे बिल्कुल सरफेस के एटम के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे कम एनर्जी लगेगी, राइट? बिकॉज उसको उसके ऊपर कुछ रेजिस्टेंस नहीं है। बट अगर कोई नीचे डीपर सरफेस पे एटम है, उसके इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि उसके ऊपर इतनी सारी और लेयर्स ऑफ मेटल भी हैं, रेजिस्टेंसेस हैं। ठीक है, इसलिए तो थ्रेशहोल्ड एनर्जी जो है वो मिनिमम है
मतलब सिर्फ सरफेस के लिए डिफाइंड है, एंड वो एक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है, बिकॉज जितना ज़्यादा इजीली मेटल देना चाहता है इलेक्ट्रॉन, उस पर डिपेंड करेगी थ्रेशोल्ड एनर्जी. जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इफ़ यू रेड पीरियोडिक टेबल, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो होते हैं मेटल्स विच ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन्स, उनके लिए इट इज़ जो वर्क पोटेंशियल है या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो कम होगी, बिकॉज दे कैन ईजिली यूज दैट, दे डोंट नीड दैट मच एनर्जी. और एक होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. Threshold frequency is the minimum frequency of light that when incident on a material will eject a photoelectron. Similarly, as it is clear by definition, किस लाइट की फ्रीक्वेंसी पे एक स्पेसिफिक मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है. अब ये सुन के ऐसा लग रहा है कि वो लाइट की प्रॉपर्टी होगी कि उसकी फ्रीक्वेंसी, बट ये एक्चुअली मेटल की ही प्रॉपर्टी होगी काइंड ऑफ, बिकॉज यस फ्रीक्वेंसी तो लाइट की ही है, बट उस मेटल के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी सूटेड है, तो वो तो मेटल की प्रॉपर्टी है ना, कि कौन सी एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो रहा है, दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल ओनली. सो दीज आर द टू टेक्निकल टर्म्स, थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. अब what are the observations of Einstein, which we already discussed, but I'll read it out. When the frequency is less than frequency naught means threshold frequency. When frequency is less than the minimum frequency required, threshold frequency, no photo emission takes place, however high the intensity may be. When frequency is higher than or equal to threshold frequency, photo emission takes place, however low the intensity may be. If intensity is low, current is less. If intensity is high, current is more. अब ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करा कि स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे जो है फोटो एमिशन होगा. तो इससे हमें पता लगा कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे, लेट अस से जो भी मेटल लिया हो आइंस्टाइन ने, उसके लिए जो रेड कलर की फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से कम हो, तभी वहाँ फोटो एमिशन नहीं हो रहा होगा. ब्लू कलर की जो एनर्जी है वो क्या पता उसके थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो, तभी हो रहा होगा. कोई ऐसा अलग से मेटल हो सकता है जो ब्लू पे भी ना करे, लेकिन उसको इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए कि वो अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम से ही इजेक्ट करे. ऐसा भी हो सकता है. बट बस बेसिक जनरल चीज़ यही है कि अगर फ्रीक्वेंसी नॉट या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो फोटो एमिशन नहीं होगा, चाहे जितनी मर्जी इंटेंसिटी तुम ले लो. अगर फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा, तो फोटो एमिशन होके ही रहेगा, चाहे कितनी भी कम इंटेंसिटी ले लो. बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंटेंसिटी करंट को इफेक्ट नहीं कर रही. जो करंट है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग रिलीज्ड से डिफाइंड है, राइट. कितना ज़्यादा करंट होगा वो इस पर डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं. वो चीज़ जो है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है. कैसे? बेसिकली मोर द इंटेंसिटी, ज़्यादा पार्टिकल्स. अगर हम अज्यूम करें, अज्यूमिंग कि अभी के लिए वी let us just say कि if light is either a wave or a particle, although बाद में जाके हमें पता लगेगा it is both and neither, both a wave, a particle, and neither the wave and particle, which we'll get to know. But assuming it is one of these right now, let us say कि waves ही हैं, तो अगर ज़्यादा इंटेंसिटी है मतलब ज़्यादा ब्राइटनेस है, मतलब ज़्यादा वेव्स निकल रही हैं. हम इसको ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ज़्यादा वेव्स निकल रही हैं. बिकॉज ज़्यादा वेव्स निकल रही हैं तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक कर पाएंगी, जिससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जिससे करंट बढ़ेगा. ठीक है, पर निकलेंगे या नहीं, पहली चीज़ फ्रीक्वेंसी है. फ्रीक्वेंसी अगर तुमने रेड लाइट ली, उसकी बहुत सारी वेव्स ले ली, बहुत सारी वेव्स आ रही हैं उसकी, बट जो मेटल तुमने लिया उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा है ना, तो फोटो एमिशन नहीं होगा. बट लेट्स से तुमने ब्लू लाइट ली जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उस मेटल की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है. मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है, तो चाहे तुम 2 वेव्स लो लाइट की या 4 लो, हो के रहेगा फोटो एमिशन. बट कितने इलेक्ट्रॉन्स को वो स्ट्राइक करेगा? अगर तुमने 4 वेव्स ली, लेट अस से वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक करिए, रैंडम नंबर्स, 4 वेव्स ली, 4 इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक कर रही हैं, 4 निकल गई. 2 ली तो 2 को ही कर रही हैं और 2 निकल गए. निकल तो गए, पर कितने निकले वो नंबर ऑफ वेव्स पे डिपेंड करता है. और नंबर ऑफ वेव्स जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड. एंड वो जो है मैक्सवेल पहले कह रहा था कि सिर्फ वो डिपेंड करता है एनर्जी पे, बट येस फोटो एमिशन पे इंटेंसिटी
अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, बिकॉज ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ज़्यादा करंट होगा, बिकॉज करंट इज़ मोर इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग आर मोर. ठीक है, तो इफ़ इंटेंसिटी इज़ लो, करंट आई पी से डिनोट करते हैं. आई पी इज़ द फोटो करंट, आई पी इज़ लेस. If intensity is high, IP is more. Note is Einstein used the concept of Max Planck's quantum theory to explain these observations. Yes, तो अगर मैं एक स्टोरी के फॉर्मेट में बताऊँ तो अभी टिल द टाइम मैक्सवेल को सब सही मानते थे. तो then Einstein saw these observations and he did not find any reason why रीज़न या थ्योरी विच वुड एक्सप्लेन कि ये सब क्यों हो रहा है. बिकॉज मैक्सवेल की थ्योरी तो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्रिक्वेंसी पे तो डिपेंड ही नहीं करता. सो ही डिड नॉट हैव द राइट रीजन. सो व्हाट ही डिड वाज ही वेंट टू हिज फ्रेंड कॉल्ड मैक्स प्लैंक. प्लैंक, आई होप तुमने वो नाम सुना हो. प्लैंक कॉन्स्टेंट होता है जो आगे इसी चैप्टर में आएगा, बट दैट इज़ अ वेरी फेमस नंबर. सो मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी से उसने इसको एक्सप्लेन करा. कैसे? सबसे पहले उसके लिए हमें प्लैंक की क्वांटम थ्योरी है क्या वो पढ़नी पड़ेगी, विच कम्स टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. व्हाट इज़ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी? उसने कहा एनर्जी इज इमिटेड इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स और डिसकंटिन्यूअस मैनर. क्वांटम ऑफ लाइट इज टर्म्ड एज अ फोटोन. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो मैक्सवेल से उसने अलग कही. मैक्सवेल ने कहा था कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करता है एक्सेलरेटिंग पार्टिकल, बट इसने मैक्स प्लैंक के फर्स्ट पोस्टुलेट ने ही कहा कि जो एनर्जी है वो पैकेट्स में रिलीज़ हो रही है. बट तुम कहोगे कि ये दोनों ही थ्योरी जो है प्रूव्ड है, पर दोनों ही ऑपोजिट है. तो इट एज अ स्टूडेंट वी डोंट नो इट येट, बट एक जनरल चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए कि जो नॉर्मल मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए थ्योरीज लिखी गई हैं वो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड पे अप्लाई नहीं होती. लाइक अगर लेट्स से कि काइनेटिक एनर्जी इज़ हाफ mv², लेट अस, एंड तुम्हें आगे जाके पता लगेगा लाइट की काइनेटिक एनर्जी भी डिफाइंड है. तो अब तुम कहोगे लाइट की तो मास ही नहीं है, तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी कैसे डिफाइंड है? तो बिकॉज लाइट एक क्वांटम वर्ल्ड में है, मतलब माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में है, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, तो उससे उस पर जो है काइनेटिक एनर्जी का मतलब डिफाइंड ही डिफरेंट है. काइनेटिक एनर्जी क्या है हमने डिफाइन करी कि ऐसे टाइप की एनर्जी जिसका फॉर्मूला हाफ mv² है, जिसकी वैल्यू हाफ mv² से आती है. बट मासलेस पार्टिकल्स के लिए एक डिफरेंट फार्मूला है. तो द पॉइंट इज़ कि जो मैक्सवेल की थ्योरी है वो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, मतलब लार्जर वर्ल्ड, द वर्ल्ड वी कैन सी, उस पर ज़रूर अप्लाई कर सकते होंगे. बट जो प्लैंक की थ्योरी है वो क्वांटम थ्योरी है. क्वांटम रिलेट्स टू माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, तो वो जो है वो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड पे अप्लाई होती है. तो मैक्स जो है वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, इलेक्ट्रॉन्स के वर्ल्ड के बारे में बोल रहा है कि जो एनर्जी है वो पैकेट्स में इमिट होती है. पैकेट्स, आई मीन दिस इज़ द थिंग अबाउट क्वांटम थ्योरी, यू कैन नॉट इमेजिन इट. क्वांटम थ्योरी के रियल लाइफ में एग्जाम्पल्स तुम्हें बहुत नहीं मिलेंगे जिससे तुम रिलेट कर पाओ. बट जस्ट ट्राई टू इमेजिन इट कि एनर्जी, अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है और वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो छोटे छोटे पैकेट्स में एनर्जी रेडिएट कर रहा है. ठीक है, डिसकंटिन्यूअस कर रहा है, मतलब एकदम से सारी नहीं कर रहा, छोटे छोटे पैकेट्स में रेडिएट कर रहा है. फिर उसने बोला क्वांटम ऑफ लाइट इज टर्म्ड एज अ फोटोन. वेरी इंटरेस्टिंग लाइन. क्वांटम का मतलब ही पैकेट रख दिया इन्होंने. ठीक है, वन क्वांटम मीन्स वन पैकेट. सो वन पैकेट ऑफ लाइट इज टर्म्ड एज अ फोटोन एज पर मैक्स प्लैंक. मैक्स प्लैंक कह रहा है कि अगर लाइट जा रही है, वेव की तरह जा रही है, ऐसे से जा रही है जैसे भी, बट आई थिंक दिस पर्सन इज अज्यूमिंग इट इज़ अ फोटोन, इट इज़ अ पार्टिकल. सो अगर वो पार्टिकल्स में जा रही है तो एक पार्टिकल ऑफ लाइट को बोलते हैं फोटोन. यूल सी कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हम कभी कभी कन्वीनियंस के हिसाब से लाइट को वेव या लाइट को पार्टिकल मान लेंगे, विच इज़ आउट ऑफ कन्वीनियंस बिकॉज द रियल नेचर ऑफ लाइट इज़ वेरी नॉट वेरी क्लियर. तो क्वांटम ऑफ लाइट इज टर्म्ड एज अ फोटोन. वन पैकेट ऑफ लाइट अगर जा रही है उसके अंदर पैकेट्स हैं जिसको फोटोन बोलते हैं. क्वांटम इज़ अ पैकेट ऑफ एनर्जी, इट कांट बी ब्रोकन डाउन. अब तुम ना इसको ऐसे समझो, लेट अस से
यस, टू कंटिन्यू, लेट अस से मैंने तुम्हें बोला 12 ग्राम कार्बन दो, ठीक है, 12 AMU कहते हैं, 12 AMU कार्बन दो। एक कार्बन एटम का मास होता है 12 AMU, तुम मुझे इजीली 1 एटम दे दोगे। अगर मैं तुम्हें कहूँ 24 AMU कार्बन दो तो तुम 2 एटम दे दोगे। मैं कहूँ 36 AMU कार्बन दे दो, तुम दे दोगे। पर अगर मैं तुमसे 2 AMU कार्बन मांग लूँ, तुम क्या दोगे मुझे? एक जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है उसका मास ही 12 है, तो तुम मुझे 2 AMU का क्या दोगे? कुछ है ही नहीं देने को। इस 2 AMU का कार्बन जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो तुम इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो कि एनर्जी भी ऐसे है, वो एक पैकेट में एग्जिस्ट करती है, एक स्पेसिफिक वैल्यू पे एग्जिस्ट करती है और एक दूसरी पे एग्जिस्ट करती है, उसके बीच में तो है ही नहीं, ठीक है। ऐसे ऐसे तुम रिलेट कर सकते हो रियल लाइफ से इसको। आई थिंक कार्बन वाला एग्जाम्पल बेस्ट है, बिकॉज कार्बन का जो स्मॉलेस्ट यूनिट डिफाइंड है वो 12 AMU का ही है, 1 एटम, उससे कम तुम नहीं दे सकते। एटम कैन नॉट बी ऐसे डिवाइडेड 2 पार्ट्स में और 2 अलग अलग कर दे एज ऑफ नाउ, ठीक है। 12th में आई गेस समवेयर वी स्टडी की कर सकते होंगे, बट फॉर एन एनालॉजी आई एम सेइंग दिस कि तुम 2 AMU का कार्बन नहीं ला सकते। सेम वे 2 AMU का एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। 0 से 12 के बीच में कोई कार्बन एग्जिस्ट नहीं करता, 12 से 24 के बीच में कोई कार्बन एग्जिस्ट नहीं करता। 12 पे करता है, 24 पे करता है, 36 पे करता है, 48 पे करता है, उनके बीच में तो नहीं करता ना। तो दैट इज़ व्हाट एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज लाइक। एक स्पेसिफिक पे एग्जिस्ट करते हैं, दूसरे पे एग्जिस्ट करते हैं, तीसरे पे एग्जिस्ट करते हैं, उनके बीच में एग्जिस्ट ही नहीं करते वो पैकेट्स, ठीक है। तो द क्वांटिटी लाइक वी हैव 12, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, द क्वांटिटी दैट डज नॉट एग्जिस्ट, सो द क्वांटिटीज आर डिसकॉन्टिन्यूस, राइट। जो क्वांटिटीज हैं कार्बन की वो डिसकॉन्टिन्यूस हैं, वो पैकेट्स में एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। yes, that's all about this. Now energy of each packet जो है, मैक्स प्लैंक ने कहा energy of each packet depends on the frequency of radiation। मतलब कि लेट से अगर रेड कलर की लाइट है, उसकी एक पैकेट की फ्रीक्वेंसी उसकी एक पैकेट की एनर्जी जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। एक पैकेट मतलब फोटोन, उसके एक फोटोन की एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। सो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ये मैक्स प्लैंक ने कह दिया। एंड अगेन मैक्सवेल से बिल्कुल अलग बात करी उसने। सो E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, बिकॉज प्रोपोर्शनैलिटी है, प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी एक कांस्टेंट आएगा, सो दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड H। दैट H इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, विच इज द मोस्ट फेमस कांस्टेंट इन द वर्ल्ड। E इज इक्वल टू H न्यू इज द फॉर्मूला दैट आइंस्टाइन गेव। एक्चुअली सिर्फ ये नहीं, आगे और भी है इसमें, बट तुम ये समझो E इज इक्वल टू H न्यू आ गया, where H is the constant of proportionality, nu is frequency, E is energy, and H की value is 6.626 into 10 raised to the minus 34 joule per second। 6.63 भी बोल देते हैं, 6.63 into 10 raised to the minus 34 joule per second। 6.626 is more precise, into 10 raised to the minus 34 joule per second, not per second, joule second। Why? Because E is equal to H nu, H is equal to E by nu, E is for joule, nu is for 1 over second, right? Because time period is second, frequency 1 over time period, so it is 1 over second, so it becomes joule second, ठीक है। अब न्यू को तुम लिख सकते हो C by लैम्डा। कैसे? हमने पिछला एक फॉर्मूला डिस्कस करा था, V इज इक्वल टू F लैम्डा या फिर C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो फिर तुम इससे न्यू को लिख सकते हो C ओवर लैम्डा, तो तुम E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा लिख सकते हो। E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा या फिर E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। दिस एनर्जी इज व्हाट? दिस इज द एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन, ठीक है। बेसिकली अगर तुमने एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी जैसे 700 फ्रीक्वेंसी का कोई फोटोन लिया, उसकी एनर्जी कैसे डिफाइंड होगी? H न्यू से, ठीक है। इफ़ वी हैव n पैकेट्स ऑफ क्वांटम एनर्जी, अगर एक एनर्जी का पैकेट है वो H न्यू है, अगर n पैकेट्स हैं वो n इंटू एच न्यू हो गया, सिंपल। उसके बाद
more number of electrons released, more current. Number of electrons released depend on the intensity, actually number of photons. ठीक है, तो अब इंटेंसिटी ऑल्दो हमने एम्पलीट्यूड से कहा था, बट बिकॉज एम्पलीट्यूड एक वेव के लिए डिफाइंड है, बट हमने फोटॉन से डिस्क्राइब कर दिया, लाइट को पार्टिकल्स से कर दिया है, तो हमें पता लग रहा है कि इंटेंसिटी एक्चुअली नंबर ऑफ फोटॉन से डिफाइंड है. मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स, नाउ इट बिकम्स मोर क्लियर. ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर स्ट्राइक कर रहे हैं तो फिर ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे. A quantum of energy cannot be distributed between two electrons or particles. वही बात होगी, अगर मेरे पास 12 AMU कार्बन है और मुझे उसको 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मैं नहीं कर सकती. अगर मेरे पास 24 AMU है, मैं उसको 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ. मेरे पास 36 है, मैं 3 पार्ट्स में कर सकती हूँ, 12 के 3. पर अगर मेरे पास 12 है तो मैं इसको नहीं कर सकती ना. तो एक फोटॉन लेट से 12 AMU के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू है, मतलब 12 AMU है, वैसे कोई सेंस नहीं बन रहा, ऐसे ही रैंडमली बोल रहे हो. एक फोटॉन 12 AMU है, उसको डिवाइड तो तुम नहीं कर सकते, तो फिर तुम एक बंदे को सिर्फ 12 AMU ही दे सकते हो, उससे ज़्यादा उससे कम नहीं दे सकते. A quantum of energy cannot be distributed between दो इलेक्ट्रॉन और पार्टिकल. At any instant, only one quantum of energy can be supplied to an electron or particle. Analogy, again analogy देखते हैं. Let us say कि तुम एक क्लास में बैठे हो, तुम्हारा बर्थडे है एंड तुमने टॉफ़ीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है. टॉफ़ीज़ जो हैं वो तुम्हारे एक पैकेट ऑफ टॉफ़ी, एक टॉफ़ी जो है 1 क्वांटम ऑफ लाइट की एनालॉजी है. ठीक है, तो तुमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो टॉफ़ीज़ एंड तुम्हारी टीचर ने ये रूल रखा है कि तुम्हें एक बंदे को एक से ज़्यादा फोटॉन नहीं दे, एक से ज़्यादा टॉफ़ी नहीं देनी. ऐसे नहीं कि कोई तुम्हारा दोस्त है तो तुम 4-5 दे दो, ऐसा नहीं कर सकते. और ऐसा भी नहीं कर सकते कि कोई बंदा तुम्हें नहीं पसंद, नहीं अच्छा लगता कोई बच्चा, तो उसकी जो टॉफ़ी है तुम खोलो, आधी तुम खाओ और आधी उसको दे दो झूठी. ऐसा भी नहीं कर सकते. देनी है तो सबको इक्वल एक देनी है, नहीं किसी को नहीं देनी तो सही है, पर किसी को ज़्यादा नहीं देनी, क्लब करके 4-5 टॉफ़ीज़ नहीं चेप देनी, और किसी को आधी टॉफ़ी नहीं दे देनी. ठीक है, ये रूल बना दिया उस टीचर ने, तो तुम सबको एक एक दोगे. सिमिलरली क्वांटम ऑफ एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता. एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, वो एक ही इलेक्ट्रॉन को जाएगा, वो ऐसे टूट के 2 इलेक्ट्रॉन्स को नहीं दे सकता एनर्जी. At an instant, only one quantum of light can be quantum of energy can be supplied to an electron or particle. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं दो क्वांटम ऑफ लाइट, मतलब 2 फोटॉन्स इकट्ठे उस इलेक्ट्रॉन को दे दूं, ऐसा भी नहीं हो सकता. कंक्लूजन ये हुआ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस ओनली इन एनर्जी ऑफ ओनली इफ एनर्जी ऑफ 1 क्वांटम इज ग्रेटर देन द थ्रेशहोल्ड एनर्जी ऑफ मेटल. अब जो पिक्चर है वो सामने सीधी सीधी आ रही होगी कि हमने कहा था कि इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी पे करता है. अगर हमने अब ये मान लिया कि फ्रीक्वेंसी एनर्जी से रिलेट कर रही है, तो एक फोटॉन की अगर एनर्जी उस मेटल की थ्रेशहोल्ड एनर्जी से अगर ज़्यादा है, तो वो एक फोटॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकाल के आएगा. अगर हमने 5 ऐसे फोटॉन्स दे दिए, 5 की एनर्जी थ्रेशहोल्ड से ज़्यादा है, वो 5 जाएंगे, एक एक पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे और 5 इलेक्ट्रॉन निकाल के आएंगे. अगर हमने 10 या 1000 लेट से 1000 फोटॉन्स लिए जिनकी सबकी ही एनर्जी उस मेटल की थ्रेशहोल्ड एनर्जी से कम है, तो वो जाएंगे पर वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे उस इलेक्ट्रॉन का. ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक की कम है दूसरी की भी कम है, दोनों मिलके ज़्यादा बना लें और कर लें. क्यों? क्योंकि हमारा रूल बन गया है कि हम किसी को एक से ज़्यादा नहीं दे सकते, हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते एनर्जी को. एक ही पैकेट को जाके उसको उखाड़ना है वहाँ से इलेक्ट्रॉन को. तो अगर हम 1000 लें, 2000, 3000 ले लें, पर अगर उनकी फ्रीक्वेंसी उससे कम है, वो मतलब एनर्जी उससे कम है, तो वो नहीं उखाड़ पाएंगे उसका कुछ भी. पर जैसा फर्स्ट केस था, अगर हमने 1000 फोटॉन्स लिए जिन सबकी ही फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन की उस थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, तो वो 1000 इलेक्ट्रॉन निकाल लाएंगे. 1000 इलेक्ट्रॉन मतलब ज़्यादा करंट. तो इंटेंसिटी जो है वो अमाउंट ऑफ करंट को इफेक्ट कर रही है. इसका एक फॉर्मूला बनाया, जैसे हमने E = h करा है, वैसे ही थ्रेशहोल्ड एनर्जी E0 = h/0 हुआ.
है ना, बिकॉज फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एच न्यू। तो अगर एनर्जी थ्रेशोल्ड वाली है तो फ्रीक्वेंसी उस फॉर्मूला में थ्रेशोल्ड वाली आ जाएगी, E इज इक्वल टू एच न्यू, ई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। ठीक है, बेसिकली अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आई जिसके लिए मैं तुम्हें एक डायग्राम दिखाऊंगी। लेट अस से कि ये है एक मेटल की शीट, इसकी जो थ्रेशहोल्ड एनर्जी है वो 4 जूल है, मतलब मिनिमम 4 जूल तो चाहिए कि कोई इलेक्ट्रॉन निकल आए, पर तुमने दे दी 10 जूल। अब 10 जूल से एक इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा ही, है ना, एंड एक ही निकलेगा 10 जूल के एक फोटोन से, तो बिकॉज फोटोन की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट तो हो नहीं सकती, तो चाहे तुम बहुत ज़्यादा एनर्जी का एक ही दो, निकलेगा तो एक ही। पर बिकॉज तुमने इतनी ज़्यादा दी तो क्या होगा, 4 जूल एनर्जी से तो निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, बाकी की जो 6 जूल बची वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, 10 - 4 6 बन जाएगा। तो इससे हमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात पता लगती है कि अगर तुम बहुत ज़्यादा एनर्जी का एक फोटोन दे दोगे एक इलेक्ट्रॉन को, तो वो निकल तो जाएगा, पर निकलने में जितनी एनर्जी लगेगी वो उसकी थ्रेशहोल्ड एनर्जी जितनी ही होगी, बाकी की जो एनर्जी है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। लेट अस से फॉर एग्जांपल मैंने 2000 जूल का एक फोटोन लिया एंड मैंने उस एक इलेक्ट्रॉन जिसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी 2 जूल है उस पर स्ट्राइक करा, तो उसको निकलने में सिर्फ 2 जूल एनर्जी लगेगी, बाकी के 1998 जूल जो एनर्जी है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि अगर मैंने 2000 की एनर्जी दी है तो वो हज़ार के 2 पैकेट बन जाएंगे और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो जो है अगर निकलेगा, बट जो बाकी की एनर्जी है उसकी काइनेटिक एनर्जी बनेगी, जिससे हमारा नया फॉर्मूला आया E - E नॉट। समझ लो, E इज़ द एनर्जी ऑफ, तुमने फोटोन कितनी दी, इन दिस केस लेट्स से 1000, E नॉट इज़ द थ्रेशोल्ड एनर्जी, लेट्स से 2 जूल, E - E नॉट इज इक्वल टू, मतलब अगर 1000 जूल दी और 2 जूल उसकी थ्रेशोल्ड थी, तो 998 जो आई, E - E नॉट इज 998 विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो दिस इज आवर न्यू फॉर्मूला, E - E नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, वेयर E इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन, इट इज़ द बल्ब्स प्रॉपर्टी जिससे लाइट निकल रहा है ना, लाइट की प्रॉपर्टी है। E नॉट इज़ द मेटल की प्रॉपर्टी एंड काइनेटिक एनर्जी इज़ द इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी, है ना, इलेक्ट्रॉन को कितनी काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। E को हम लिख सकते हैं एच न्यू, बिकॉज E इज इक्वल टू एच न्यू। यू नॉट, सॉरी नॉट यू, E नॉट को हम लिख सकते हैं एच न्यू नॉट। तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, या एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो ठीक है, उसको इधर उधर भेजते रहो। दैट इज़ आवर फॉर्मूला, जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है आइंस्टाइन ने दिया, जिसकी वजह से उसको नोबेल प्राइज़ मिला। पीपल थिंक दैट आइंस्टाइन गॉट द नोबेल प्राइज़ फॉर our theory of relativity, but no, he got this Nobel Prize for photoelectric effect. ठीक है, तो H nu is the energy of incident ray, H nu naught is the energy, threshold energy, kinetic energy is the kinetic energy जो उसको मिलेगी। बट तुम ये याद रखना, दिस काइनेटिक एनर्जी इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया कि लेट अस से एक सरफेस ऑफ मेटल है, सरफेस वाले को निकालने में कितनी एनर्जी लगेगी, एच न्यू नॉट जितनी, है ना, ई नॉट जितनी एनर्जी लगेगी। पर अगर नीचे वाला है तो उसको निकालने में ई नॉट से ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। तो ई माइनस ई नॉट जो है, बिकॉज ई नॉट बढ़ गया तो ई माइनस ई नॉट छोटा हो जाएगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सरफेस के इलेक्ट्रॉन की होगी, मिनिमम की सबसे डीपेस्ट इलेक्ट्रॉन की होगी। तो इस फॉर्मूला से E - E नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि उस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए E नॉट जितनी एनर्जी, थ्रेशहोल्ड एनर्जी जितनी एनर्जी निकलेगी, जो डिफाइंड ही सरफेस के इलेक्ट्रॉन के लिए। तो H न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, Hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू Hc बाय लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को तुम हाफ mv² लिख लो, दोबारा बन गया Hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू Hc बाय लैम्डा नॉट प्लस हाफ mv², वेयर हाफ mv² इज द मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी।
अब एक और चीज़ है जिसके लिए आई विल शो यू द डायग्राम. लेट अस से एक मेटल लिया जिसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है 4 जूल. लेट अस से उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, मैंने ई लिखा है, लेट अस से यहाँ पे एफ लिखा होता अगर, या फिर फ्रीक्वेंसी का न्यू लिखा हुआ, न्यू नॉट है 4 जूल, और ये सारे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट मेरे पास हैं. ठीक है, समझो मैंने 2 फोटॉन स्ट्राइक करे 3 एनर्जी के. ठीक है, मतलब मैंने येलो कलर के 2 फोटॉन्स अगर मैंने स्ट्राइक करे, और इसकी तो पर फ्रीक्वेंसी 4 चाहिए इसको, चाहे मैंने 2 3 के कर दिए, ये 4 वाला नहीं निकलेगा बिकॉज एक फोटॉन ही मिलेगा. अगर मैंने हरे रंग का 4 लिया, ग्रीन का 4, एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा विद नो काइनेटिक एनर्जी. वाई? बिकॉज ई माइनस ई नॉट इज 0. ई विच इज द एनर्जी ऑफ ग्रीन इज 4, ई नॉट इज ऑल्सो 4, तो 4 माइनस 4 0. तो इस ग्रीन अगर लाइट से मैं स्ट्राइक कर रही हूँ तो काइनेटिक एनर्जी 0. दीज आर रैंडम वैल्यूज़. ग्रीन की 4 बिल्कुल नहीं होती है, रैंडम वैल्यूज़. अगर मैंने ब्लू ली 5, तो मैंने इस पर मारी तो 5 माइनस 4 विच इज़ 1 इलेक्ट्रॉन जो है, जो एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा एक फोटॉन से, तो पर 5 माइनस 4 विच इज़ 1 जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी. ठीक है, अब एक जो मुझे भी स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन आई थी, लेट अस से मैंने 8 का दे दिया, 8 जूल का मैंने इस पर लाइट फेंका. अब मुझे इट्स लाइक फर्स्ट इंस्टेंट पे लगेगा कि सिर्फ 4 चाहिए, तो 8 इज़ 4 इंटू 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे इससे. बट ऐसा नहीं होगा. अब 8 माइनस 4 मतलब 4 काइनेटिक एनर्जी आएगी और निकलेगा एक ही इलेक्ट्रॉन. बेसिकली एक फोटॉन से निकलेगा एक ही इलेक्ट्रॉन, कुछ भी कर लो तुम. So this is the basic end of the theory of photoelectric effect, and I end this part here because this video is already very long. In the next part we'll discuss graphs for this photoelectric effect, and after that we'll come to even more interesting part of this chapter which discusses spectrum, and spectrum exactly क्यों form होता है, different types of spectrum we're going to discuss, which is very very interesting, which makes this chapter my favorite chapter personally, because I love how we discuss quantum mechanics from the very basic, and it builds a good foundation for chemistry. So thank you, bye.